हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और वो है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है। ठीक है, जब यूनिट की बात आ जाती है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम एसआई यूनिट को डिफाइन करें। ठीक है, और इसी तरह रेडियो एक्टिविटी के लिए जो एसआई यूनिट है उसको सबसे पहले देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि और कौन से यूनिट हैं। ठीक है, तो देखें द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूल। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर ही बैक्यूल साइंटिस्ट ने किया था, तो इसीलिए इसका जो यूनिट है वो भी क्या है, बैक्यूल है। ठीक है, अच्छा, वन बैक्यूल कितने के बराबर होता है? वन बैक्यूल जब एक एटम डिसइंटीग्रेट हो, यानी कि एक एटम पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो रहा हो और वो कितना टाइम ले रहा हो, 1 सेकंड, तो हम कहते हैं कि एक बैक्यूल रेडियो एक्टिविटी हो गई, वन बैक्यूल रेडियो एक्टिविटी हो गई। ठीक है, एसआई सिस्टम उसके लिए यूनिट डिफाइन कर रहा है, बैक्यूल। इसी तरह क्यूरी का भी एक कंट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिविटी में और इसीलिए क्यूरी के नाम से भी रेडियो एक्टिविटी का एक यूनिट है। वन क्यूरी कितने के बराबर होता है? जब 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 इतने एटम डिसइंटीग्रेट हो 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि वन क्यूरी रेडियो एक्टिविटी। वन क्यूरी रेडियो एक्टिविटी से क्या मतलब कि 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हो, टाइम कितना ले रहे हो, 1 सेकंड। ठीक है, इसके साथ साथ जो रेडियो एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन है वो रदरफोर्ड भी कंट्रीब्यूट इसमें करता है और रदरफोर्ड के नाम से भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। एक रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी बराबर होता है जब 10⁻6 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि एक रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी हो रही है अगर इस तरह हो, 10⁻6 एटम 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हो। ठीक है, तो ये थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई और उनका करस्पॉन्डिंग यूनिट। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर और अगला लेक्चर जो हमारा होगा इसी सीरीज़ में वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर होगा और उसको फिर देखा जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो ये है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन अ 5.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ अ कॉपर एटम। ठीक है, ये देखें हमने एक कॉपर एटम को रखा हुआ है। ठीक है, कॉपर एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो 29 और इसी तरह 29 इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम अज कम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक अल्फा पार्टिकल है। क्या है, अल्फा पार्टिकल। इसको हमने एनर्जी देकर इसकी तरफ इसको बम्बार्ड किया है। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहे हैं इसको, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये मैक्सिमम कितना इस कॉपर वाले एटम के करीब जा सकता है, वो कम अज कम डिस्टेंस हमने मालूम करना है कि ये कितना करीब जा सकता है, कितना क्लोज हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस वो पूछ रहा है, हमने वो बताना है। ठीक है, अब देखें ये जो यहाँ से चल रहा है सोल्यूशन, ये जो यहाँ से चल रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हीलियम का एटम है अल्फा पार्टिकल, कुछ ना कुछ इसका मेस है और कुछ वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 5.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें अब ये काइनेटिक एनर्जी जब ये हीलियम का एटम इस कॉपर के एटम की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन क्या होता जाएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी जबकि काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। वजह यह है कि रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्शन इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑफ द सिस्टम फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस से डी द होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ये है कि दो चार्जेस हो आपके पास, ठीक है, दो चार्जेस हो, ठीक, या पॉजिटिव या नेगेटिव, और उनके दरमियान अगर डिस्टेंस डी हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी, ये Q1 ये Q2, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी कोलम्बिक कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइड बाई उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। अब जब ये क्लोज अप्रोच करेगा एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है,
5.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई डी। के का हमें पता है कांस्टेंट है, Q1 का भी पता है, अल्फा पार्टिकल है, Q2 का भी पता है, 92 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है। ये इक्वेशन मास्टर इक्वेशन है, इसको हमने यूज करना है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो कि 5.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको हम SI सिस्टम काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट करेंगे और वो है जॉल। तो मेगा की जगह आएगा 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी का यूनिट है उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉल। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ जॉल। तो 5.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, मेगा की जगह आ गया मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जॉल। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी जॉल में इतनी। और Q1 चार्ज है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, और अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो 2 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? जितना कि 2 इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो 2 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और Q2 कितना है? वो कॉपर का एटम है और उसमें 29 प्रोटॉन है। तो 29 प्रोटॉन में कितना चार्ज आएगा? 29 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया। ठीक है, अब ये नाउन वैल्यूज आ गए, इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं और फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें डी चाहिए ना, ये चीज़ भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये चीज़ चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से ये इक्वेशन था हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू के Q1 Q, इसके नीचे 1 है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। हमें डी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं तो डी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखें डी इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 हमें पता है 2 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 29 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन थी। ठीक है, ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, के की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, आपको पावर 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 बेसिक जैसे पावर को ऐड करना आपको आता है। 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, 1.6 तो 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर 9 जमा 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। तो यहाँ से 29 प्लस 13, यहाँ से 10 की पावर को सॉल्व किया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर को 8 किया। आपको इतना आता होगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन, यहाँ पर जो यूनिट है उसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये किस चीज़ का यूनिट था? ये के का यूनिट था। ठीक है, के का यूनिट ये था, तो ये आ गया। और कूलम स्क्वायर ये किस चीज़ का यूनिट था? ये यूनिट था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और डिवाइड बाई इसका यूनिट आ गया जॉल। क्या आ गया? जॉल। और एक जॉल होता है न्यूटन मीटर, हमें पता है। तो जॉल की जगह हमने न्यूटन मीटर पुट कर लिया। ये कूलम इस कूलम के साथ खत्म, एक मीटर इस मीटर के साथ खत्म, न्यूटन इस न्यूटन, ऊपर रह गया मीटर, सिर्फ क्या रह गया? मीटर। और इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो मतलब ये है कि ये हीलियम का एटम ये इतना क्लोज जा सकता है। ठीक है, इतना क्लोज जा सकता है कॉपर के एटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि इफ half life 6.5 hour and initially there are 4.8 multiplied by 10⁻19 atoms of the sample, how many atoms are remaining after 26 hour? तो अगर आपने इस टॉपिक को देखा है तो वहाँ पर हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था, और इसमें ये जो n है ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। और ये चीज़ जो है ये हमें इनिशियल नंबर ऑफ एटम बताता है। कितना बताता है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम। और ये रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने मालूम करना है, ये हमें पता है। और टी जो है वो 26 आवर है, तो टी का भी पता है। हमें लेमडा चाहिए। क्या चाहिए? लेमडा। ये है मास्टर इक्वेशन। क्या है? मास्टर इक्वेशन। इसमें लेमडा चाहिए, और लेमडा का हमें पता है कि हाफ लाइफ को हम इस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये टी इस साइड डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। लेमडा की ये वैल्यू उठाकर इसकी वैल्यू होती है 0.69 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। कितना गिवन है? हाफ लाइफ गिवन है 6.5 आवर। तो यहाँ पर पुट किया 6.5 हार पुट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी लेमडा की वैल्यू। और इस लेमडा की ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो n इज इक्वल टू n नॉट, और n नॉट इनिशियली कितना था? 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 एटम्स थे, मल्टीप्लाई बाई e। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1/e पावर। अब क्या हो जाएगा? इधर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर लेमडा है, लेमडा की वैल्यू ये है 0.69
डिवाइड बाई 6.5 ये आ जाएगा। और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, टी के साथ। और टी कितना गिवन है, 26 आवर है, 26 आवर। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा ई की वैल्यू क्या है, 2.73 है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 डिवाइड बाई ई की वैल्यू क्या है, 2.73 और यहाँ पर पावर है 0.69 डिवाइड बाई 6.5 मल्टीप्लाई बाई क्या है, 26 है। इसको डिवाइड किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 26 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आ गया 2.73 का, उसका पावर ले लिया, वही पावर 2.73 का ले लिया, जो जवाब आ गया इसको उसके ऊपर डिवाइड किया, तो n आपके पास इतना आ जाएगा कि 24 घंटे के बाद n इतने एटम उसके रह जाएंगे, जबकि इनिशियली उसके एटम कितने हो, 4.8 हो, और हाफ लाइफ उस सैंपल का 6.5 आवर हो, और 24 घंटे के बाद इतना एटम्स उसका रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इफ डिके कांस्टेंट इज 0.010 पर आवर, ये डिके कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है, किस चीज़ की, लैम्डा की वैल्यू है। तो आप मालूम करें हाफ लाइफ उस सैंपल के लिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस आफ्टर 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ अगर गुजर जाए तो ओरिजिनल एटम्स, जो ओरिजिनल सैंपल था उसके कितने एटम्स रह जाएंगे आफ्टर 10 डेज, और 10 दिन के बाद उसके कितने एटम्स रह जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हाफ लाइफ, सबसे पहले हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, तो हाफ लाइफ का फार्मूला हमें पता है, नेचुरल लॉग डिवाइड बाई रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। लैम्डा हमें गिवन है 0.0108 पर आवर। लैम्डा की वैल्यू ये पुट की, नेचुरल लॉग 0.63 होता है या 9 होता है, ये आपने क्लियर करना है। ठीक है, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 मालूम करें, लैम्डा के ऊपर डिवाइड करें, हाफ लाइफ आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फॉर 3 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ जब होता है तो हाफ लाइफ की डिफिनीशन क्या है कि अगर n नॉट ओरिजिनल नंबर हो, तो जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर जाता है तो n नॉट का कितना रह जाएगा, n नॉट डिवाइड बाई 2, यानी कि उसका आधा रह जाएगा। जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगा तो इसका आधा रह जाएगा, ये कि n नॉट डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगा तो ओरिजिनल एटम n नॉट का जो है 4 हिस्से वो हो जाएंगे। ठीक है, इतना हिस्सा उसका रह जाएगा, यानी कि ओरिजिनल एटम डिवाइड बाई 4, जो आंसर आएगा उतना हिस्सा उसका रह जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ से इसका भी हाफ ले लिया, तो वो n नॉट डिवाइड बाई 8, थर्ड हाफ लाइफ से उसका इतना रह जाएगा। ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ से n नॉट डिवाइड बाई 2⁻³ यहाँ पर आ जाएगा, उसका इतना रह जाता है, और उसको हम n कह देते हैं। इफ n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 डेज के बाद अब क्या होगा, जबकि 10 डेज के बाद हमने उसको मालूम करना है, तो क्या करेंगे, आफ्टर 10 डेज टी इज इक्वल टू 10, और एक डेज में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। अब हावर को हम क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि जो डेटा हमारे पास गिवन है वो क्या है, वो हावर में गिवन है, तो इसलिए हाफ लाइफ को भी हमने हावर में कैलकुलेट किया, और इस चीज़ को भी हमने हावर में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई 10 24 आवर, तो 240 घंटे आ गए। ठीक है, अब उसका हाफ लाइफ इतना है, हाफ लाइफ उसका इतना है। अब इस इक्वेशन को उठाकर इस इक्वेशन पर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो टी डिवाइड बाई टी हाफ लाइफ, और दो ये कितना है, 240 है, और ये कितना है, ये हमारे पास आया था 64.16 आवर, 64.16 आवर। तो अब क्या करेंगे, इस हाफ लाइफ को इस साइड में डिवाइड किया, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये जब इसके ऊपर डिवाइड किया 3.74 आंसर आ गया, तो टी डिवाइड बाई टी हाफ लाइफ, 3.4 के साथ हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करेंगे, और हाफ लाइफ कितना है, t इज इक्वल टू 3.74 और हाफ लाइफ n नॉट डिवाइड बाई 2, तो ओरिजिनल के इतने एटम्स रह जाएंगे। ठीक है, n नॉट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो उसके इतने एटम्स रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, फॉर यूरेनियम 238, ये सैंपल है यूरेनियम का, रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसके ओरिजिनल एटम है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 एटम एंड अबाउट 12 एटम डिके पर सेकंड। एक सेकंड में कितने एटम डिके होते हैं, 12। ठीक है, तो आपने रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट मालूम करना है, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम मालूम करना है। देखिए, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा था तो टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक सैंपल उसमें से इतने एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेशन ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल कितने एटम मौजूद हैं उस पर, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है उसके साथ, और ये डी एन रिलेट है टाइम के साथ, जितना टाइम ज़्यादा गुजरेगा उतना ये डी एन ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये डी एन ज़्यादा होगा। दोनों इक्वेशन जो है ये चीज़ हमने लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ी है। ठीक है, अब देखें डी एन डी टी को इस साइड लेकर आ जाए, तो डी एन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिके। क्या है, रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू लैम्डा
एन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपने लेमडा मालूम करना है और हाफ लाइफ मालूम करना है। डी एन डिवाइड बाई डी टी ये कितना है 12 एटम पर सेकंड। ठीक है, अब एन नॉट कितना है, एन नॉट ये गिवन है तो हमें पता है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं डी एन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट। ठीक है, तो लेमडा आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी टी और डिवाइड बाई एन नॉट। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी टी कितना है वो 12 है, डिवाइड बाई एन नॉट कितना है, एन नॉट हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 एटम्स हैं। ठीक है, और डी एन डिवाइड बाई टी एम पर सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा पर सेकंड इसका यूनिट। ये जब आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाता है, ये इसका लेमडा आ गया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हाफ लाइफ मालूम करना है और हाफ लाइफ का हमें पता है कि वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा हमें पता चल गया ये है, तो हाफ लाइफ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये एक नंबर है, डिवाइड किया कितने के ऊपर 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 और यूनिट साथ आ जाएगा पर सेकंड। जब पर सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड अगर आपने ईयर्स में बताना है या आपने घंटों में बताना है, दिन में बताना है, तो आप उसको कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर डिवाइड किया नेचुरल लॉग ऑफ 2 को इतने के ऊपर, तो हमारे पास हाफ लाइफ का आंसर ये आ गया 1.44, लेकिन ये अब सेकंड में है। अब देखें, हम ईयर्स में अगर बताना चाहें ईयर्स में, तो एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में 24, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक ईयर में इतने सेकंड आ जाएंगे। एक सेकंड में कितने ईयर्स आ जाएंगे 1 डिवाइड बाई। ठीक है, तो एक सेकंड की जगह आप ये फिगर पुट कर सकते हैं, तो जब ये फिगर पुट कर लिया, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास हाफ लाइफ आ जाएगा ईयर्स में। ये सब कुछ आपको आता होगा। ठीक है, फिजिक्स में ये डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, रेडियम डिके बाई अल्फा डिके विद अ हाफ लाइफ ऑफ 11.43 days, हाउ मेनी हीलियम एटम्स आर क्रिएटेड इन 28 days फ्रॉम एन इनिशियली प्योर सैंपल ऑफ रेडियम कंटेनिंग एटम्स 4.70 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 एटम्स। देखें, रेडियम का एक सैंपल हमारे पास मौजूद है और उसके इस सैंपल में कितने एटम्स मौजूद हैं, इतने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, और रेडियम का हाफ लाइफ इतने दिन है, ये भी गिवन है, हाफ लाइफ भी गिवन है। हमने ये बताना है कि जब रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो 28 डेज के बाद कितने अल्फा पार्टिकल्स बने होंगे, अगर वहाँ से अल्फा पार्टिकल डिके होता है, अल्फा डिके होता है इस रेडियम का। ठीक है, तो 28 डेज के बाद कितने अल्फा पार्टिकल्स क्रिएट हुए होंगे। ठीक है, अब देखें 28 दिन के बाद वो पूछ रहा है ना, तो 28 दिन के बाद रेडियम का कितना एटम रहेगा वो सबसे पहले वो मालूम करना है। ठीक है, द रिमेनिंग एटम ऑफ रेडियम आफ्टर 28 डे इज गिवन बाई, ये क्वेश्चन हम जानते हैं कि इतने एटम इतने टाइम के बाद रह जाते हैं। तो एन नॉट हमें गिवन है, ये है ई रेज़ टू पावर लेमडा टी, लेमडा हमें नहीं गिवन। लेमडा को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लेमडा, और यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ कितना है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ गिवन है 11.43 डेज, 11.43 डेज। ठीक है, यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, और लेमडा की वैल्यू ये पर डेज में, क्योंकि डेटा डेज में गिवन है ना, डेज में वो पूछ रहा है, तो ये लेमडा भी हमारे पास डेज में आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया डेज में, ये लेमडा की वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट कितना गिवन है 4.70 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 एटम्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर माइनस में है ना, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई की पावर क्या है, ई की वैल्यू क्या है 2.73, और ऊपर पावर क्या है लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमारे पास आई है 0.06062 और मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम के बाद वो पूछ रहे हैं 28 डेज के बाद, तो 28। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी 2.73 उसका पावर लेंगे और ये वैल्यू उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी इतने। तो 28 डेज के बाद रेडियम के इतने एटम्स रह जाएंगे। ठीक है, जब इसके इतने एटम रह गए तो डिसइंटीग्रेट कितने एटम हो गए, पहले थे एन नॉट, अब रह गए n, तो डिसइंटीग्रेट कितने हो गए। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 रुपये है ना, आपने 5 खा लिए, तो कितने रह गए 20 माइनस 15, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 रह गए। ठीक है, तो इतने थे, इतने इतने अभी रहते हैं, क्या है इतने अभी रहते हैं, तो आपने कितने खा लिए, यानी कि कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, 20 थे आपने 5 खा लिए, तो कितने रहते हैं 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 रहते हैं। ठीक, अब देखें इतने थे
इतने रहते हैं तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? जब 4.70 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 थे और उससे अब इतने रहते हैं 8.606 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 एटम। तो अभी कितने रह गए? जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया N0 माइनस N 3.83। इतने एटम्स अभी रहते हैं। इतने एटम अभी डिसइंटीग्रेट हो गए। सॉरी, मैं मिक्सअप करता हूँ, लेकिन आपने समझना है, ठीक है। इतने एटम डिसइंटीग्रेट हो गए और हर डिसइंटीग्रेशन में एक अल्फा पार्टिकल अगर बना है तो इतने अल्फा पार्टिकल बने हुए होंगे। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 28 डेज के बाद इतने एटम हमारे पास रह गए थे, ठीक है। 28 डेज के बाद इतने एटम्स रह गए थे और इनिशियली कितने थे? N0 थे। तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? इससे इसको माइनस किया तो इतने डिसइंटीग्रेट हो गए। अब हर डिसइंटीग्रेशन में अगर एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया है, मिल गया है हमें, क्रिएट हो गया है, तो टोटल इतने अल्फा पार्टिकल क्रिएट हुए होंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द हाफ लाइफ ऑफ Cu64 इज 12.7 हावर, हाउ मच copper 64 Cu64 will decay in 2 hours if initially 5.50 ग्राम were present। ठीक है, देखें इतने टाइम के बाद वो पूछ रहे हैं कि कितने एटम उसके रह गए और हाफ लाइफ उसका बताया गया है, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद कितने एटम रहते हैं जब इनिशियली इतने हो, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हमें N0 चाहिए, लेमडा चाहिए, टी चाहिए। टी हमें उसने दिया है 2 आवर, लेमडा हमें चाहिए, लेमडा उसने हाफ लाइफ के बारे में बताया है, तो हाफ लाइफ और लेमडा का रिलेशन हम जानते हैं, यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, ठीक है। N0 को कैसे मालूम करेंगे? N0 को देखें, आपको मोल की डिफिनीशन का पता होगा कि मोल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब हम किसी एटम्स का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो 1 मोल के बराबर होता है। और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स पार्टिकल्स आयंस एटसी, ठीक है। तो यही डिफिनीशन। अब देखें, जब Cu का एटॉमिक मास हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो वो 1 मोल आ गया और 1 मोल में इतने एटम। अब इसका हम 5.30 ग्राम ले लें तो उसमें कितने एटम्स आएंगे? N0 आएंगे। मतलब हमें नहीं पता ना, और इनिशियली इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो इतनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, N0 चाहिए 64 के ऊपर डिवाइड किया, N0 हमारे पास इतना आ गया। तो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज करेगा N0 की वैल्यू आ गई 5.717 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई ई, और ई की वैल्यू है 2.73 मल्टीप्लाई बाई लेमडा, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास है 0.054 और मल्टीप्लाई बाई टी, और टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 आवर। तो इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है गाइस और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखें, फॉर सिंपल अगर उसका हाफ लाइफ 8 आवर है, इफ सोल्यूशन कंटेनिंग 500 मिलियन एटम्स इनिशियली, हाउ मेनी एटम्स ऑफ द सिंपल हैव नॉट डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 8 आवर 24 आवर। तो देखें 8 घंटे के बाद अगर हाफ लाइफ इसका इतना है तो 8 घंटे के बाद उसका कितना डिसइंटीग्रेट हुआ होगा और कितना रहेगा? तो इसका आधा डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, और वो कितना है? वो है 250। कितना है? 250 मिलियन रहेगा और 250 मिलियन डिसइंटीग्रेट हुए होंगे इतने एटम। लेकिन हमें पता है कि इतने टाइम के बाद अगर इनिशियली इतना हो तो इतने टाइम के बाद वो इतना रह जाता है। ये इक्वेशन है, ठीक है। हाफ लाइफ हमें पता है, हमें इस इक्वेशन में N0 चाहिए, N0 ये गिवन है 500 मिलियन, लेमडा चाहिए, हाफ लाइफ गिवन है, लेमडा को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके। N0 हमारे पास है 500 मिलियन मल्टीप्लाई बाई इसी को 1 डिवाइड बाई ई रेज़ टू द पावर ई की वैल्यू ये, ई की वैल्यू है, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया 250 मिलियन। कैलकुलेशन से भी यही आ गया, ठीक है। और ऐसे जनरली भी 24 आवर। आप इस इक्वेशन में क्या पुट कर लें? टी की जगह 24 पुट कर लें तो इतने एटम इसके रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो गाइस, तो इतना काफ़ी था आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी और अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।